हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास में है, बुक चल रही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें हमारा 15वां चैप्टर चल रहा है पृथ्वी पर जीवन, जिसमें हमारे बहुत सारे चक्रों के बारे में बात कर रहे थे। कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में, द नाइट्रोजन साइकिल, और इसी के संदर्भ में बात करेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 79% भाग है। लगभग 79% भाग पर नाइट्रोजन पाई जाती है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे कि एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। ये कुछ चक्र दे रखा है बच्चों, देखिए नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडलीय यौगिकीकरण होता है। उसके बाद में फिर नाइट्रेट यौगिक बनता है, जिसको जैव यौगिकीकरण यानी जैव ग्रहण करते हैं। ये उद्योगों से प्राप्त होता है। और उसके बाद में डीनाइट्रीकरण होता है, वायुमंडल में चली जाती है, और फिर इस तरीके से वापस वायुमंडल में प्रसारित होती है। तो इस तरीके से ये एक चक्र बना हुआ है। तो देखिए, जीव जो है इसको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, स्पेशल जीव, जैसे कि कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, बायोलॉजिकल है, जैविक है जीवों के लिए, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मिट्टी है। यानी नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? मिट्टी के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी क्रिया और उनसे संबंधित पौधों की जड़ें और रंध्र वाली मिट्टी है, जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। बिजली के चमकने और अंतरिक्ष में जो विकिरण होता है उसके कारण नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। और महासागरों में भी कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं, यानी इसका रूप परिवर्तन करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण, नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है ये हरे पौधों में अवशोषित हो जाती है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उसमें चला जाता है। जो शाकाहारी जंतु उन पौधों को खाते हैं तो नाइट्रोजन का कुछ भाग इसमें उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट, एक्सक्लेशन ऑफ नाइट्रोजियस वेस्टेज, मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं, और कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। यानी जो मृत पौधे और जीव हैं उनको वो छोटे छोटे जीवाणु उनको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। वह पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, और इसी प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना, डीनाइट्रीकरण। चित्र संख्या 15.3 में हम देख सकते हैं। इसके बाद में अन्य खनिज चक्र भी दे रखा है बच्चों, देखिए। तो अन्य खनिज चक्र, अदर मिनरल साइकिल्स, जैवमंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधे और प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज भी मिलते हैं,
जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर कार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है और पोटेशियम। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में जो है मिट्टी में या झील में अथवा नदियों में या समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये घुलन रूप में पाए जाते हैं पानी के साथ में। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की परपटी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में यानी गाद के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये घुलनशील होते हैं जो लवणों में ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधों व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये घटित अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों विभिन्न प्रकार के जीवों या अन्य खनिज चक्रों के बारे में बता दिया है। इसके बाद में आप चलते हैं आगे, पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी यानी प्रकृति का संतुलन। किसी पारितंत्र या आवास में, पारितंत्र को आवास भी बोलते हैं, में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे। अतः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही होता है। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। कहने का मतलब प्रकृति में प्रत्येक जीव की संख्या निश्चित हो, यानी किसी भी जीव की प्रजाति जो है वो नष्ट नहीं हो, खत्म नहीं हो, और ऐसा एक संतुलन बना रहता है, वो पारिस्थितिकी संतुलन या पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र संतुलन, यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष में भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती हैं, जिससे प्रजातियों की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण है विशाल घास के मैदानों में मिलने वाले, जहां शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, जेबरा तथा भैंस आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ जो मांसाहारी जीव हैं जैसे बाघ, शेर आदि, ये अधिक नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर ये निर्भर होते हैं। अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिक संतुलन में बदलाव के कारण हैं, जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे कि स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आ जाता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहां द्वितीय वन प्रजातियां जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है। सक्सेशन कहते हैं इसको, अनुक्रमण यानी पहली प्रजातियों के स्थान पर दूसरी प्रजातियां को उगाना। अब आता है पारिस्थितिक असंतुलन के कारण। जो प्रकृति में असंतुलन हो रहा है उसके कुछ कारण हैं। देखिए, सबसे पहला है नई प्रजातियों का आगमन। नई प्रजातियों के आगमन से पुरानी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं और मानव जनित कारक भी हैं। ये तीन हैं। तो मानव के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंततगत्व का मतलब है अंत में पूरे पारितंत्र के संतुलन को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण भी आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव से भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित हुई है। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग क्या है, नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, भूकंप, बीमारियां और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं। विशेष आवास स्थानों में
पौधों और प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ की पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव के प्रमुख आधार हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। जैव मंडल में कौन सम्मिलित है? तो देखिए, इसमें केवल पौधे नहीं हो सकता, केवल प्राणी नहीं हो सकता, इसमें सभी जैव और अजैव, ये वाला आंसर सही है। उष्णकटिबंधीय, दूसरा क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों, ये मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? जो गर्मी वाले इलाके हैं उनमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, देखिए, प्रेरीज अमेरिका में है, स्टेपीज आपके रूस और मंगोलिया में पाया जाता है। तो सवाना घास के मैदान जो हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला है, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर के निम्नलिखित में से क्या बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आयरन ऑक्साइड। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, जो वसा कहलाता है और भोजन भी कहते हैं इसको, पेड़ पौधों का। बाकी के ये जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र क्या है, संसार के प्रमुख पारितंत्र बताइए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और बायोम, ये सारे क्वेश्चन मैं करा दिए हैं। बाकी के ये भी निबंधात्मक हैं, ये भी मैंने करा दी। तो आज हमारा बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।